एक लड़की जो कि घर से कुछ काम के लिए निकली थी, लेकिन शाम हो चुकी थी और वो अभी तक घर पर नहीं लौटी थी। अगले दिन सही पत्थर रोड से गुजरने वाले लोगों को एक कोने पर बोरा पड़ा हुआ मिलता है जिसे ढेर सारे कुत्ते नोच रहे थे। जब कुत्ते उस बोरे को नोच नोच कर जो चीज निकालते हैं, वहाँ के लोगों के लिए सच में ये सोचने से भी परे था कि आखिरकार इस बोरे के अंदर से ये भी कोई चीज निकल सकती है। दरअसल उस बोरे के अंदर इंसान के टुकड़े पड़े हुए थे। इस बोरे के मिलने के बाद जब पुलिस की क्राइम डायरी में एक ऐसा केस जुड़ा जो सच में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, और जिस तरीके से इस लड़की की हत्या कर दी गई थी वो सच में एक कल्पना से भी परे था। आखिरकार इस बोरी में एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी और ये टुकड़े आखिरकार थे किसके, और वो कौन था जिसने इस कांड को अंजाम दिया था। क्या पुलिस इस हत्याकांड के अंजाम के पीछे जो भी आदमी था उस हत्यारे को पकड़ पाई? सब कुछ जानेंगे आज की स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो जाइए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खैर, कमेंट में पिक में लिखना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूँ। रियल क्राइम की ये जो घटना की शुरुआत हुई थी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से शुरू हुई। इसी शहर में स्थित अमीनाबाद में एक शिशिर श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति रहा करता था। शिशिर श्रीवास्तव यहीं की लोकल मार्केट में इंजीनियर डेकोरेटिव आइटम्स की दुकान वगैरह चलाया करता था। शिशिर की शादी हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और इसकी जो पत्नी थी इसका नाम था तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति घर में ही रहकर घरेलू काम वगैरह किया करती थी। शिशिर और तृप्ति श्रीवास्तव की इकलौती लड़की थी जिसका नाम गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी श्रीवास्तव अमीनाबाद के ही लॉ कॉलेज से कर रही थी। तृप्ति अपने माँ बाप की लाडली और मॉडर्न विचार वाली थी, खुश मिजाज लड़की थी। दरअसल गौरी के मॉडर्न विचार होने के पीछे एक और कारण था कि इसके माता पिता की शादी लव मैरिज से हुई थी। इसीलिए गौरी के माता पिता गौरी के कहीं जाने पर और किसी से मिलने जुलने पर भी कोई दबाव नहीं डाला करते थे। लेकिन 1 फरवरी 2015 को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरा शहर इस घटना से दहल उठता है। दरअसल 1 फरवरी को गौरी दोपहर के 12 बजे अपने पिता की जैकेट लेकर ड्राई क्लीन के लिए घर से निकली थी। घर से निकलने के दौरान माँ के पूछे जाने पर गौरी ने ड्राई क्लीन वाली बात बताते हुए कहा कि उसे थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि वो लौटते समय मंदिर होते हुए आएगी। इतना कहकर गौरी बाजार के लिए निकल चुकी थी। बाजार जाने के दौरान गौरी के कुछ रिश्तेदारों की दुकान थी। उन रिश्तेदारों ने भी गौरी जो कोट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए जा रही थी, उन्होंने गौरी को जाते हुए देख लिया था। लेकिन ये बात सच में हैरान कर देने वाली थी कि ये आखिरी रिश्तेदार थे जिन लोगों ने गौरी को आखिरी बार देखा था, क्योंकि इसके बाद गौरी को किसी ने भी नहीं देखा था। गौरी जो कोट ड्राई क्लीन के लिए लेकर गई थी उसने वो कोट ड्राई क्लीन वाली शॉप पर दिया और वहां से वो निकल गई। इसके बाद गौरी की कोई भी खबर नहीं मिली। घर वाले शाम के 4:15 बजे तक इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। ना तो यहाँ पर गौरी पहुंची थी और ना ही गौरी की कोई खबर पहुंची थी। गौरी की माँ घबराकर अपनी बेटी को फोन करती हैं, लेकिन बेटी ने कोई फोन नहीं उठाया। उसकी माँ ने एक बार फिर ट्राई किया कि शायद गौरी फोन उठा ले। घंटी बजी, लेकिन दूसरी तरफ फोन उठाने वाला तो कोई भी नहीं था। गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव परेशान होकर अपने पति शिशिर श्रीवास्तव को कॉल लगाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तृप्ति की परेशान आवाज से शिशिर भी परेशान हो चुका था। बेटी के लापता होने की खबर जब शिशिर को लगी, उसने भी अपनी बेटी को लगातार फोन करने शुरू कर दिए थे और कई बार फोन लगाने के बाद आखिरकार दूसरी तरफ से फोन उठा। लेकिन उस कॉल पर गौरी नहीं बल्कि कोई अनजान लड़का बात कर रहा था और ये आवाज गौरी के पिता को और ज्यादा परेशान कर चुकी थी। उस लड़के ने फोन उठाकर गौरी के पिता को सिर्फ इतना कहा कि आपकी बेटी ठीक है, वो आज रात उसी के साथ रुकने वाली है और कल सुबह वो अपने घर पहुंच जाएगी। इतना कहकर उस लड़के ने गौरी के पिता का कॉल काट दिया। शिशिर श्रीवास्तव फिर एक बार गौरी के नंबर पर फोन मिलाते हैं और फिर से वही लड़का फोन उठाता है और पिछली बार की तरह वो फिर से एक बार वही बात कहता है कि गौरी ठीक है, कुछ देर तक वो घर पर पहुंच जाएगी। लेकिन शिशिर उस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगे कि उसकी बात एक बार उसकी बेटी से करवा दी जाए, लेकिन वो लड़का फोन काट देता है। परेशान होकर शिशिर श्रीवास्तव 5 बजे ही अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर दिलासा देते हैं कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हमारी लड़की मिल जाएगी। लेकिन उसकी
पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो लगातार अपनी बेटी को फोन मिलाए जा रहे थे और एक बार फिर से उसी लड़के ने फोन उठाया और इस बार उस लड़के ने उसकी माँ को कहा, गौरी ठीक है, अभी इको पार्क में बैठी हुई है, वो थोड़ी ही देर में घर के लिए निकल जाएगी। लेकिन गौरी की माँ तृप्ति श्रीवास्तव यही बात अपनी बेटी के मुंह से सुनना चाहती थी, इसीलिए उस लड़के से उसने कहा कि मेरी बेटी से एक बार तुम मेरी बात करवा दो। लेकिन उस लड़के ने तुरंत ही दोबारा फोन काट दिया। उस लड़के की ऐसी संदिग्ध बातें सुनकर शिशिर श्रीवास्तव और तृप्ति श्रीवास्तव दोनों ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे उनकी बेटी उन दोनों से वो कुछ भी नहीं छुपाया करती थी। तो ऐसे इस लड़के वाली बात उसने हमसे क्यों छुपाई? अब वो लोग ये सोचने लगते हैं कि या तो ये लड़का झूठ बोल रहा है या तो गौरी किसी मुसीबत में फंसी हुई है। माता पिता अपनी बेटी की इंतजार में बैठे रहे। यहाँ पर 5:30 बज चुके थे और कॉल वाले लड़के की बात अभी तक भी इनके दिमाग में घूम रही थी और दोनों की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी कि शायद उनकी बेटी आ जाए और वो लोग दरवाजा खोलें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद गौरी की माँ एक बार फिर गौरी को फोन लगाती हैं और पिछली बार की तरह एक बार फिर से वही लड़का फोन उठाता है और कहता है कि थोड़ी देर पहले ही उसकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो चुकी है और वो उसे पास के ही SPG हॉस्पिटल में लेकर जा रहा है। गौरी की तबीयत खराब होने वाली बात पता नहीं कोई चाल थी या फिर सच में गौरी की तबीयत खराब हो चुकी थी। इस बात से अनजान गौरी के माँ बाप तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े थे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि गौरी नाम की तो कोई भी लड़की एडमिट ही नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद दोनों ने हॉस्पिटल में थोड़ा और इंतजार किया, लेकिन वहाँ पर गौरी पहुंची ही नहीं। काफी इंतजार करने के बाद तृप्ति और शिशिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इको पार्क में पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें उनकी बेटी नहीं मिली। शाम के 7 बज चुके थे और वो दोनों अपनी बेटी की चिंता लिए एक बार फिर उसकी माँ तृप्ति अपनी बेटी को कॉल लगाती हैं और इस बार फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फोन का स्विच ऑफ आना माँ और पिता के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन चुका था, क्योंकि कुछ समय तक जैसा भी था लेकिन गौरी का फोन तो लग रहा था, कोई बात तो कर रहा था, लेकिन अब ना तो गौरी की खबर थी और ना ही उस लड़के की जो फोन पर गौरी के माँ बाप को सिर्फ घुमाई जा रहा था। फोन स्विच ऑफ होने के बाद गौरी के माँ बाप समझ चुके थे कि उनकी बेटी के साथ या तो कुछ गलत हो चुका है या फिर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मामला अब हाथ से निकलता हुआ तृप्ति और शिशिर को ये दिखाई दे रहा था और वो तुरंत ही अमीनाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी 12 बजे के आसपास दोपहर को घर से ड्राई क्लीनिंग के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वो घर पर नहीं आई और जब हमने अपनी लड़की को फोन लगाया तो वो फोन हमारी लड़की ने नहीं बल्कि किसी लड़के ने उठाया था और हमें काफी परेशान करने के बाद उसने वो फोन स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस वाले भी यही सब बातें सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ गए थे कि आखिरकार वो लड़का कौन था और गौरी का उस लड़के से आखिरकार क्या संबंध हो सकता है। पुलिस के पूछे जाने पर शिशिर बताते हैं कि उनकी लड़की की दोस्ती किसी भी लड़के से नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस ऐसा मानकर चलती है कि शायद वो अपने किसी दोस्त के साथ होगी और कुछ समय बाद वापिस लौट आएगी। घर आने के बाद गौरी के माँ बाप की भूख, प्यास और नींद सब कुछ उड़ चुकी थी, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी से जरूरी कुछ भी नहीं था। अपनी बेटी की चिंता में वे रात भर दरवाजे की तरफ देखते रह गए, लेकिन उनकी बेटी वापस आई ही नहीं। 2 फरवरी 2015 को यानी कि गौरी के गायब होने के दूसरे दिन शहीद पथ के आसपास रहने वाले लोगों ने रोड के किनारे पर एक बोरी को देखा था। दरअसल रोड के किनारे एक लावारिस बोरियां ये दिखना बहुत ही ज्यादा आम बात हो चुकी थी, लेकिन उसके पास अब बहुत सारे कुत्ते मंडरा रहे थे जो कि उस बोरी को लगातार खींचते जा रहे थे और उस पर लगातार भौंक भी रहे थे। और ये बात वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि उस बोरी में कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो इतने सारे वहां पर कुत्ते इकट्ठे हो गए और वहां पर उस बोरी को देखकर कुत्ते भौंक रहे थे और उस बोरी के साथ छीना झपटी भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी वहां से गुजरने वाले लोग इस बात को अनदेखा करके वहां से निकल जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद एक कुत्ते ने उस बोरी को फाड़ डाला और उसमें से कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े निकालकर कुत्ते उसे नोचने लगे थे। ये सब देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि कुत्ते बोरी को फाड़कर जिस चीज को निकाल रहे थे वो कोई जानवर के मांस के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो तो एक इंसानी मांस के टुकड़े थे जिसे किसी ने काटकर बोरी में भर दिए थे और ऐसे ही रोड के किनारे फेंक दिए गए थे। वहां से गुजरने वाले लोग तुरंत ही जब इसे देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और डर के मारे उन लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए थे और वहीं पर तुरंत
तुरंत किसी ने पुलिस वालों को कॉल किया और इस घटना की जानकारी दी। पुलिस वालों को जब इसके बारे में पता चला कि वहाँ पर एक बोरी में इंसानी मांस के टुकड़े मिले हैं, तो पुलिस वाले अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंच चुके थे और वहाँ पर पहुंचकर पुलिस वाले वहाँ पर जो भीड़ लगी थी उस भीड़ को हटाते हैं और उस इंसानी मांस से भरे बोरे को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस वाले जब इसे खोल कर देखते हैं तो इसमें इंसान के कटे हुए शरीर के कुछ टुकड़े थे। वो जो टुकड़े थे वो भी आधे अधूरे थे। इसीलिए पुलिस वाले इस डेड बॉडी के और टुकड़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों को एक और बोरी हाथ लगती है जिसमें उस डेड बॉडी के कुछ और टुकड़े पड़े हुए थे, जिसमें एक हाथ और कटा हुआ सर होता है। कटे हुए सर की छानबीन करने के बाद पुलिस वाले पता करते हैं ये किसी लड़की की लाश है। पुलिस वाले अपनी छानबीन के दायरा बढ़ा देते हैं और करीब 1.5 किलोमीटर तक इस लाश के अलग अलग टुकड़े मिलते रहे। पुलिस वाले इन सभी टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फरवरी 2015 में लखनऊ में घटी एक ऐसी घटना जो थोड़ी ही देर में पूरे लखनऊ में आग की तरह फैल चुकी थी और हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज चलती जा रही थी, जो थी एक अज्ञात लड़की की कटी हुई लाश का मिलना। ये न्यूज जो थी वो गौरी के माता पिता तक पहुंच चुकी थी। इस न्यूज ने गौरी के माता पिता को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था, क्योंकि एक तो उनकी बेटी गायब थी और दूसरी ओर परेशान होने वाली बात यह थी कि जो एक स्ट्रीट एरिया में जो एक डेड बॉडी मिली थी अनजान लड़की की, वो किसी लड़की की ही थी। तृप्ति अपनी बेटी के सही सलामत मिल जाने की दुआ मांगती जा रही थी और वो भी यही मानकर चल रहे थे कि उनकी बेटी जरूर वापस आ जाएगी। और उधर हॉस्पिटल में डेड बॉडी के टुकड़ों को रीअरेंज किया जाता है और उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। अब उस नजदीकी थाने में 2 फरवरी की गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसका हुलिया बोरी में कटी हुई लाश के साथ बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा था। और गौरी के माँ बाप को लाश की शिनाख्त करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस वालों ने गौरी के माँ बाप को केवल डेड बॉडी की पहचान के लिए बुलाया था, लेकिन गौरी की माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस फोटोग्राफ को देख सके जिसकी पहचान करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन पिता हिम्मत रखते हुए उस डेड बॉडी की तस्वीर को देखता है और देखते ही देखते वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। दरअसल वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि इनकी बेटी गौरी श्रीवास्तव की ही थी। किसी ने इसको इतनी बेरहमी से काटकर बोरी में भरकर रोड के किनारे फेंक दिया गया था। जिस टीवी न्यूज पर लड़के की खबर सुन रहे थे वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी ही थी। गौरी के पिता ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी इकलौती बेटे की हालत कुछ ऐसी होने वाली थी। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने पास लिया, उसमें से इयररिंग्स, अंगूठी और कपड़ों से ये कंफर्म किया कि लाश किसी और की नहीं बल्कि गौरी श्रीवास्तव की ही है। और पुलिस की अब क्राइम डायरी में मिसिंग रिपोर्ट गौरी श्रीवास्तव मर्डर केस में बदल चुकी थी। पुलिस अब इस केस की छानबीन में जुट चुकी थी। बॉडी की पहचान होने के बाद ये खबर और भी तेजी से फैलने लगी थी। कई सारे स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट रोड पर उतरकर इंसाफ की मांग करने लगे। भड़की हुई जनता का गुस्सा देखकर पुलिस भी इस केस की छानबीन और तेज करने लगी और इस केस की छानबीन गौरी के फोन नंबर से शुरू की जाती है। पुलिस वाले गौरी के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन और CDR निकलवाते हैं। CDR कॉल रिकॉर्ड में ज्यादातर कॉल रिकॉर्ड में नंबर थे वो उसके माँ बाप के ही मिलते हैं, जिसमें से गौरी के फोन नंबर में से कुछ भी नहीं मिलता। गौरी के कॉल रिकॉर्ड्स में गौरी ने कुछ और लोगों से भी बातचीत की थी, लेकिन उनसे भी पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन जब पुलिस वाले गौरी के मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन खंगालती है तो उसकी लास्ट लोकेशन तेलीबाग नाम की एक जगह पर दिखाता है। दरअसल उस दिन गौरी अपने पिता की जैकेट ड्राई क्लीन देने के बाद वो तेलीबाग गई थी। पुलिस ने अपनी पूछताछ में पाया कि गौरी का कोई भी रिश्तेदार या फिर दोस्त तेलीबाग नाम की जगह पर रहता है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहा करता था। तो पुलिस वालों को ये बात और भी ज्यादा अजीब लगी थी, क्योंकि अगर कोई भी रिश्तेदार या दोस्त तेलीबाग में नहीं रहता था तो गौरी आखिरकार वहाँ पर क्या करने के लिए गई थी। पुलिस वालों ने जब अड़ोस पड़ोस से भी पूछताछ किया तो तब भी यही पता चला कि गौरी का तेलीबाग में कोई भी नहीं रहा करता था। अब पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या गौरी तेलीबाग में किसी शख्स से मिलने गई थी जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, और क्या गौरी को जबरदस्ती तेलीबाग ले जाया गया था। पुलिस वाले एक अनुमान ये भी लगाते हैं कि भले ही गौरी की फोन की लोकेशन तेलीबाग दिखा रहा हो, लेकिन शायद गौरी वहाँ गई ही ना हो और ये सिर्फ पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए कातिल ने ये सब किया हो। इसीलिए पुलिस वाले तेलीबाग के आसपास की सभी CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है, जिसके लिए पुलिस वाले एक अलग टीम बनाते हैं। पूरे दिन की वीडियो देखने के बाद पुलिस टीम को एक ऐसी वीडियो हाथ लगती है जिसमें एक CCTV फुटेज में गौरी कैप्चर हो जाती है। इस फुटेज में गौरी फोन पर किसी से चैट करते हुए जा रही थी। थोड़ी ही देर में हेलमेट लगाए एक लड़का बाइक पर आता
है गोरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वालों को इसके आगे की कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, लेकिन पुलिस वालों को यही छोटे सीसीटीवी फुटेज इस छानबीन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती थी। अब यहीं पर पुलिस को एक बात पता चल चुकी थी कि गोरी यहाँ पर आई थी, लेकिन अब सवाल था वो बाइक और हेलमेट वाला लड़का कौन था, कि क्या गोरी किसी लड़के से चैट कर रही थी, क्या ये गोरी का कोई बॉयफ्रेंड था, क्या गोरी को मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि यही है। पुलिस वाले अभी भी ऐसे कई सारे सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अब पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश थी, क्योंकि एक वही ऐसा शख्स था जो इस मर्डर का राज खोल सकता था। पुलिस वालों के लिए उस लड़के को ढूंढना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस में ना तो उस लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी बाइक का नंबर, लेकिन वो लड़का जिस बाइक से गोरी को लेकर जा रहा था उस बाइक की कंपनी का नाम सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वो पुलिस आरटीओ से उस कंपनी के सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर और व्हीकल नंबर निकलवाती है जो तेलीबाग और उसके आसपास के लोगों ने रजिस्टर करवा रखा था। आरटीओ से कई सारे व्हीकल्स नंबर और एड्रेस निकलवाए जाते हैं, और इस पूछताछ में हिमांशु प्रजापति नाम के एक लड़के का नाम सामने आता है, और पुलिस वाले अपने खबरियों से पता ये लगाती हैं कि ये लड़का गोरी का दोस्त था, ये लड़का तेलीबाग में ही रहा करता था। पुलिस वाले अपनी पूछताछ में इस लड़के के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। पुलिस की जानकारी में यह बात भी पता चलती है कि हिमांशु प्रजापति जयपुर के यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वो यहाँ रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहा था। इसी बीच पुलिस हिमांशु प्रजापति के कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ करती है, और उसी दिन की सीसीटीवी फुटेजेस में वो वीडियोस भी दिखाई जाती हैं जिसमें हिमांशु प्रजापति के कई सारे दोस्त इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये बाइक पर बैठा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि हिमांशु प्रजापति ही है। और अब पुलिस वालों के लिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उस दिन गोरी को लिफ्ट देने वाला हिमांशु प्रजापति ही था। इस मर्डर केस से हिमांशु का कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर था। जब पुलिस वाले हिमांशु प्रजापति के घर पर जाते हैं तो पुलिस वाले घर पर देखकर ये चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके घर पर कोई भी नहीं था और बाहर से ताला लगा हुआ था। और उसी से पड़ोसियों से पूछे जाने पर पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है और हिमांशु घर पर अकेला रहा करता है। लेकिन पड़ोसी ये बताते हैं कि कुछ दिनों से हिमांशु घर पर नहीं पहुंचा है, और यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले हिमांशु को शक के घेरे में ले लेती है। इधर पुलिस वाले एक टीम को हिमांशु के पीछे लगाते हैं, और इधर कुछ घंटों के अंदर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस वालों के पूछे जाने पर हिमांशु इस बात से इनकार नहीं करता कि वो गोरी को नहीं जानता, लेकिन वो इस बात से इनकार जरूर कर देता है कि उस दिन गोरी उसके साथ नहीं थी। हिमांशु के इनकार करने के बाद पुलिस वाले हिमांशु को उस दिन की सीसीटीवी की फुटेजेस दिखाती है जिसमें हिमांशु बाइक चला रहा था और गोरी उसके साथ उसके पीछे बैठी हुई थी। ये देखने के बाद हिमांशु अब समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसे कई सारे सबूत थे जिससे ये बिल्कुल साबित हो रहा था कि उस दिन गोरी उसी के साथ थी। और उसके बाद पुलिस वाले हिमांशु से अब पूछते हैं कि अब बताओ कि अब तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। तो हिमांशु पुलिस वालों के सामने ये कबूल कर देता है कि उसी ने गोरी को मारा है। अब पुलिस वालों को इस गोरी मर्डर के केस की, इसके पीछे की हत्या को, वजह को जानना था कि आखिरकार वजह क्या थी। हिमांशु प्रजापति से पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार गोरी से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी हो चुकी थी जिस कारण उसने इतनी बेरहमी से गोरी को मार डाला। हिमांशु प्रजापति ने अपने बयान में इस मर्डर केस की पूरी कहानी को सुनाना शुरू करता है। हिमांशु बताता है कि उसकी और गोरी की मुलाकात 1 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में कुछ दिनों तक दोनों व्हाट्सएप और फेसबुक पर ही बातें किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों का मिलना जुलना भी शुरू हो चुका था। गोरी के लिए किसी अनजान लड़के से बात करना, मिलना जुलना कॉमन सी बात हुआ करती थी, क्योंकि वो शुरू से ही खुले विचार वाली लड़की थी और उसके माँ बाप भी उसे कहीं आने जाने से नहीं रोका टोका करते थे। गोरी की जिंदगी में हिमांशु एक अकेला ऐसा लड़का नहीं था जिससे कि वो बात किया करती थी। हिमांशु के अलावा भी बल्कि गोरी के भी और कई सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स थे। हिमांशु जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था वहाँ की अब छुट्टियां शुरू होने वाली थी और इसी बीच हिमांशु के परिवार वालों को भी मुंबई के लिए जाना था, तो हिमांशु अपने घर लखनऊ आ चुका था। हिमांशु के परिवार वाले जब मुंबई चले गए उसके बाद वो घर खाली हो चुका था, इसीलिए उसने गोरी को अपने घर पर बुलाया और गोरी भी 1 फरवरी को अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन करने के लिए देने के बाद सीधा वो तेलीबाग के लिए निकल गई। हिमांशु ने अपने बयान में बताया कि उस दिन गोरी उससे चैटिंग कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद हिमांशु बाइक से आकर गोरी को अपने साथ बिठाकर अपने घर की ओर निकल जाता है। 1 साल की दोस्ती के बाद हिमांशु गोरी से प्यार करने लगा था, लेकिन हिमांशु का ये प्यार सिर्फ एक तरफा था, क्योंकि गोरी हिमांशु को भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह ही नॉर्मल फ्रेंड मानती थी। क्योंकि गोरी खुले विचार वाली लड़की थी, इसीलिए वो अक्सर हिमांशु से मजाक किया करती थी और हिमांशु इसी मजाक को प्यार को समझकर उसे अपने घर ले गया और अब दोनों बैठकर इधर उधर की बातें
करने लगे और बातों ही बातों में हिमांशु को पता चला कि गौरी के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनके साथ वो बातें किया करती है। गौरी के लिए हिमांशु सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन हिमांशु के लिए गौरी उसका प्यार बन चुकी थी। इसीलिए हिमांशु ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरी किसी दूसरे लड़के से बातचीत करे और बातों ही बातों में हिमांशु गौरी से उसका फोन ले लेता है। फोन लॉक होने के कारण उस पर वो अनलॉक करने के लिए दबाव बनाता है। डराने धमकाने पर गौरी अपने फोन का लॉक खोल देती है। लॉक खोलते ही हिमांशु गौरी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है तो वो देखता है कि गौरी अश्लील फोटोज वगैरह अपने मेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करती रहती है। यह देखकर हिमांशु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि गौरी को वो बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि गौरी किसी दूसरे लड़के के साथ बातचीत करे और या फिर ऐसी अश्लील फोटोज वगैरह किसी और के साथ शेयर करे। लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी कि गौरी सिर्फ अपना उसे एक दोस्त ही समझती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था और ये झगड़ा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। हिमांशु को ये बात अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खाए जा रही थी और इसी बात पर हिमांशु का पारा हाई 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उसने गौरी का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद गौरी बहुत ही बुरे तरीके से छटपटाने लगी थी, लेकिन फिर भी हिमांशु ने उसका गला नहीं छोड़ा और कुछ ही देर बाद गौरी जमीन पर नीचे गिर पड़ी। ये देखकर हिमांशु पूरे तरीके से डर चुका था और जब उसने गौरी की सांसें चेक करी तब गौरी की सांसें एकदम थम चुकी थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा चुका था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। उसने गौरी को वहीं पर छोड़कर घर में ताला लगाकर अपने दोस्त के पास चला गया। अपने दोस्त से घंटों बात करने के बाद वो वहाँ से निकलकर एक शराब की दुकान पर गया और वहाँ से कुछ शराब खरीदता है और पीते पीते सोचने लगा कि घर पर पड़ी गौरी नाम की मुसीबत को कैसे और कैसे ठिकाने लगाया जाए। कुछ समय बाद जब जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी वो आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। शराब पीने और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब उसकी वो शराब खत्म हो चुकी थी तब वो पास के बाजार में गया और वहाँ से एक लकड़ी काटने वाली आरी और कुछ बोरे खरीद कर लेकर आता है और उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वापस अपने घर पर पहुंच गया। घर जाकर जब उसने देखा तो गौरी का फोन बज रहा होता है। जब उसने गौरी का फोन उठाया और देखा कि ये फोन तो गौरी के पिता का आ रहा है और वो उनसे कहता है कि गौरी शाम तक घर पर पहुंच जाएगी और इतना कहकर हिमांशु हड़बड़ी में फोन काट देता है। एक तरफ हिमांशु परेशान चल रहा था और दूसरी तरफ गौरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की बातें उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि गौरी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक बार में पूरी डेड बॉडी को ले जाना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए उसने गौरी के टुकड़े करने वाला ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अब वो लकड़ी काटने वाली आरी निकाल कर गौरी के टुकड़े करना शुरू करता है। पुलिस वालों को बयान देने के दौरान हिमांशु ने यह भी बताया कि उसने सबसे पहले गौरी का गला काटा था। उसके हाथ और पैरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग बोरी में भर दिया था। गौरी के शरीर के टुकड़े करने के दौरान हिमांशु को उसके माँ बाप के लगातार फोन आ रहे थे, जो कि गौरी के फोन पर ही आ रहे थे। इधर एक माँ बाप अपनी बेटी के घर आने की उम्मीद में लगातार फोन पर फोन किए जा रहे थे और उधर हिमांशु प्रजापति पुलिस से बचने की उम्मीद में लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहा था। खैर थोड़ी ही देर में उसने डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिससे कि अब उसे ठिकाने लगाना आसान हो चुका था। अब वो अपनी बाइक निकालकर गौरी के शरीर के कटे हुए टुकड़ों को बोरी में भरकर एक रास्ते पर चल देता है और सुनसान रास्ता देखने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे लगा कि हाँ ये जगह ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस एक एक बोरे को फेंकना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने सारे बोरे फेंक दिए वो वापस अपने घर पहुंच जाता है और अगले दिन सुबह जैसे कि लोग घूम रहे थे वैसे ही लोगों को ऐसे ही बोरियां दिखाई दी और शरीर के टुकड़े दिखाई दिए, जिसे देखने के बाद आसपास के लोगों की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है। पुलिस वालों को इस हत्या की जानकारी 2 फरवरी को मिली और 8 फरवरी तक पुलिस वाले अपनी मेहनत और ईमानदारी से गौरी मर्डर केस को पूरी तरीके से सुलझा देते हैं। दरअसल हिमांशु प्रजापति के अनुसार गौरी की हत्या गला दबाने से हुई थी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो सच में बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि जब हिमांशु प्रजापति ने गौरी का गला दबाया था तब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई न होने के कारण वो कोमा में जा चुकी थी और आरी से गला कटने से पहले तक गौरी जिंदा थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौरी का मर्डर गला दबाने से नहीं बल्कि ब्रेन में ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण हुआ था, जिसका साफ कारण था कि जब गला काटा गया तब तक गौरी के दिमाग में ब्लड सप्लाई पहुंचना बंद हो चुका था, जिस कारण गौरी की मौत हो चुकी थी। और हिमांशु प्रजापति ने अपने बयान में पुलिस वालों को यह बताया था कि जब वो उसे काटने के लिए उसके शरीर को टच किया था तब भी उसका शरीर गर्म था, जिसका साफ मतलब था कि गौरी तब तक जिंदा थी,
क्योंकि अगर गौरी गला दबाने से मर गई होती तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका होता। हिमांशु के इस बयान के बाद पुलिस वाले हिमांशु के घर पर जाकर वो सारे एविडेंस कलेक्ट करते हैं जो कि इस हत्याकांड को प्रूव करने के लिए जरूरी थे। वैसे तो 4 फरवरी को हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई से वापस आ चुका था, लेकिन उन्हें भी ये बात पता नहीं थी कि उनके घर में उनके पीठ पीछे कितने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया है। इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी हिमांशु अपने परिवार के साथ बिल्कुल उसी तरह रह रहा था जैसे कि वो पहले रहा करता था। ना तो इसने घर से निकलना बंद किया और ना ही इसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना बंद किया। शायद ही ये पुलिस के शक से बचना चाहता था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी रहा था। लेकिन पुलिस वालों की छानबीन और कानून के लंबे हाथ ने हिमांशु के सारे आइडियाज पर पानी फेर दिया और अंत में उसे अपने किए गए पर गुनाहों की सजा दी गई और उसे जेल जाना पड़ा। पुलिस वालों को शक था कि हिमांशु का एक दोस्त है जिसे वो कत्ल करने के बाद 2 घंटे तक उसके साथ था, वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। इसीलिए पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देती है। लेकिन कोर्ट में उसके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने के कारण कोर्ट ये मानती है कि इस हत्याकांड में हिमांशु के दोस्त का कोई भी हाथ नहीं था, इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है। इस एक तरफा प्यार के अजीब से हत्याकांड में परिवार से प्यार से पवित्र शब्द को इसने बदनाम कर दिया है, क्योंकि हिमांशु को डर था कहीं उसके प्यार किसी और के पास न चला जाए। लेकिन कहा जाता है जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया वो आपका कभी था ही नहीं। और इस बात का सबूत हमें हमेशा क्राइम के सीन में देखने को मिलता है। अगर गौरी हिमांशु से सच में प्यार किया करती तो वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाती। इस बात को हिमांशु को समझ जाना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कासिंग तयांग को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।